मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का 26वां दिन है, लेकिन इस जंग का एपीसेंटर बने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ने एक दो नहीं बल्कि 190 देशों पर संकट पैदा कर दिया है। संकट गैस और तेल का, क्योंकि दुनिया में तेल और गैस संकट में सबसे ज्यादा प्रभावित देश एशिया के हैं, क्योंकि इनके तेल और एलएनजी आयात का बड़ा हिस्सा करीब 70 से 90% होर्मुज से होकर गुजरता है। और जो तस्वीरें आई हैं वो बता रही हैं कि कैसे दुनिया के कई देशों के जहाज वहां फंसे हुए हैं। बात अगर एशियाई देशों की करें तो जापान पर सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि तेल का 90 से 95% और एलएनजी का बड़ा हिस्सा होर्मुज होकर आता है। दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है, जिसका ऊर्जा का 81% इम्पोर्ट और तेल का 70 से 75% होर्मुज पर निर्भर है। वहीं चीन जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है और होर्मुज से 37 से 45% तेल चीन पहुंचता है। ये तो वो एशियाई देश है जिन पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, लेकिन कई छोटे देश भी हैं जो होर्मुज से सीधे तो नहीं लेकिन इम्पोर्ट करने वाले देशों से तेल और एलएनजी लेते हैं, जिनमें ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस है। तो वहीं यूरोप के देशों की बात करें तो इटली, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स पर भी असर दिख रहा है। वहीं पश्चिमी देश जर्मन, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, स्पेन, पोलैंड पर भी संकट मंडरा रहा है। यानी अगर ये युद्ध लंबा चला तो जो इन देशों के पास स्टॉक है वो भी खत्म हो जाएगा, और इसकी शुरुआत तो कुछ देशों में हो भी चुकी है। अमेरिका और इजरायल से जंग के बीच में ईरान ने दुश्मन देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान जो खुद को शांति का पक्षधर बताकर सुलह कराने की कोशिश में लगा था, उसे ईरान ने एक फैसला लेकर बता दिया कि उसकी हैसियत क्या है। क्योंकि पाकिस्तान के पीएम शहबाज कुछ घंटों पहले तक ईरान और अमेरिका इजरायल में शांति समझौता कराने के लिए मंच रेडी कर रहे थे, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज से गुजर रहे पाकिस्तान के जहाज सेलन को वापस भेज दिया। साथ ही मैसेज दे दिया कि पाकिस्तानी जहाज को यहां से गुजरने की परमिशन नहीं है। AIS ट्रैकिंग डेटा से सामने आया है कि जहाज 23 मार्च को शारजहां एंकरेज से पाकिस्तान की तरफ रवाना हुआ था, लेकिन हॉर्मुज के करीब पहुंचते ही उसने मार्ग बदल लिया और वापस लौट गया। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ईरान ने जब पाकिस्तानी जहाज को परमिशन नहीं दी तो इसकी जानकारी अफगानिस्तान में मौजूद ईरानी एम्बेसी के जरिए दी गई। ईरानी एम्बेसी ने ट्वीट कर लिखा कि IRGC ने कानूनी प्रोटोकॉल को और परमिशन न होने के चलते जहाज को गुजरने नहीं दिया। ईरान के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करने से यूरोप से लेकर पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा हुआ है। पेट्रोल पंप्स के बाहर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो बांग्लादेश से चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक बांग्लादेश में पेट्रोल पंप बंद हो सकते हैं। यानी फ्यूल की कमी से न सिर्फ पेट्रोल पंप बंद हो जाएगा, बल्कि इसका असर सीधे सीधे लोगों पर भी पड़ेगा। पाकिस्तान जो पहले से ही कटोरा लिए बैठा है, उसका गर्त में जाना तय है, तो वहीं फ्लाइट्स पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। हॉर्मुज बंद होने का असर पाकिस्तान से आई इन तस्वीरों से समझा जा सकता है, जहां पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी लंबी कतारें बता रही हैं कि वहां क्या हालात है। पेट्रोल भरवाने के लिए कई किलोमीटर दूर तक लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे ही हालात बांग्लादेश के भी बने हुए हैं। बांग्लादेश पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने तो देश में पेट्रोल पंप स्थिति को गंभीर बताया है और पेट्रोल पंपों के बंद होने का अंदेशा भी जताया है। जंग की वजह से यहाँ हालात बदले हैं, जिस पर एसोसिएशन का कहना है कि कुछ लोग हर दिन कई बार फ्यूल इकट्ठा कर रहे हैं। मध्य यूरोप में स्थित देश स्लोवाकिया में निजी वाहनों के लिए 50 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से ईंधन दिया जा रहा है। उसके बाद से बॉर्डर वाले शहरों के पास पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां दिखाई देती है। हॉर्मुज बंद होने का सीधा सीधा असर अब यूरोप पर भी दिखाई दे रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से अब ईरान के पावर प्लांट को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे प्रमुख है। लेकिन इस हमले से अब मानवीय संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि हमले में अगर न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। और इस खतरे की चपेट में पूरा मिडिल ईस्ट होगा। बुशहर में पहले ही इजरायल की तरफ हमले होते रहे हैं, लेकिन इस बार न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। तबाही का आलम आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं, जहां दूर तक धुएं का गुबार नजर आ रहा है। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले ने लोगों को 15 साल पुराने फुकुशिमा की याद दिला दी है, जहां सुनामी की वजह से जापान के फुकुशिमा में परमाणु संयंत्र से रेडिएशन रिसाव होने लगा, जिस वजह से 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। जबकि इसके पहले साल 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल रेडिएशन लीक होने की वजह से आपदा की स्थिति बन गई थी। यही वजह है कि बुशहर को लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में चिंता बढ़ गई है। वहीं इजरायल लगातार बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बना रहा है, ताकि तेहरान के पावर सप्लाई को ठप किया जा सके। वहीं ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले के बाद रूस ने इसकी निंदा की है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट का रूस कनेक्शन क्या है। दरअसल ये ईरान का एकमात्र न्यूक्लियर प्लांट है जिसे रूस ने बनाया है।
और इस पावर प्लांट में आज भी रूस की कंपनी रोस्टोम चलती है, जिसमें सैकड़ों रूसी इंजीनियर काम करते हैं। और यही वजह है कि इजराइल के इस हमले के बाद रूस ने कड़ी निंदा की है और इसे बेहद ही खतरनाक बताया है। बुश हर्ब के इस न्यूक्लियर प्लांट के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। दरअसल इस प्लांट को जर्मनी ने 70 के दशक में शुरू किया था, लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद जर्मनी यहाँ से चले गए, जिसके बाद ईरान ने रूस से समझौता किया। उसके बाद से आज तक इसे रूसी कंपनी चलाती है। सबसे बड़ी बात है कि ये प्लांट रूस में बने लो एनरिच्ड यूरेनियम से चलता है। रूस ईंधन सप्लाई करता है और इस्तेमाल हो चुके ईंधन को वापस ले जाता है। यहाँ से करीब 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जिससे ईरान के कई शहरों में घर में बिजली आती है। वैसे तो ये सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट है, लेकिन ईरान ने परमाणु कार्यक्रम के लिए इसे संदिग्ध माना गया और यही वजह है कि इजराइल ने इसे टारगेट किया है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बातचीत की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो ईरान में बड़े जमीनी ऑपरेशन की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप मिडिल ईस्ट में अपने 3000 वहां सैनिक उतारने जा रहे हैं। Navy left, they have no Air Force left, they have no anti-aircraft equipment left, no radar left, no leaders left. The leaders are all gone, nobody knows who to talk to. But we're actually talking to the right people and they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि युद्ध में ईरान इतना कमजोर हो चुका है कि अब अमेरिका से बातचीत के लिए बेताब है, लेकिन वो ईरान पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। इसीलिए सख्ती और बातचीत साथ साथ चलेगी। We negotiate with bombs. You have a choice as we loiter over the top of Tehran, as the president talked about your future. उधर अमेरिका की बातचीत के दावे पर ईरान ने पलटवार किया है। اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده‌هایتان به سر رسیده. امروز در جهان दो जबहे वजूद दौरान। हालांकि बातचीत के बाद कहने वाले ट्रंप के इरादे कुछ और ही नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ट्रंप अपने धुरंधरों को उतारने की तैयारी कर चुके हैं। अमेरिकी सेना की सबसे खतरनाक यूनिट्स में से एक 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के करीब 3000 सैनिकों को मिडिल ईस्ट में भेजने की योजना है। जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में बातचीत वाली डिप्लोमेसी की शुरुआत हो गई है, तो वहीं होर्मुज की तरफ बढ़ते अमेरिकी मरीन्स पर ईरान ने एक बार फिर से तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप को चेतावनी दे दी है। दरअसल ईरान की तरफ से सेना के प्रवक्ता ने साफ कर दिया है कि वो ट्रंप से किसी भी समझौते को तैयार न थे और न होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قدرت راهبردی که از آن دم می‌زدید تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر می‌توانست از این مخمسه رها شود. दरअसल अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है और यही वजह है कि ईरान ने ट्रंप पर दोहरी नीति अपनाने पर साफ और सीधे शब्दों में धमकाया है। IRGC ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हम अमेरिकी रणनीति को जानते हैं, हमारा एक ही संदेश है, आप और नजदीक आए। वहीं वीडियो जारी कर होर्मुज पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अपने इरादे बता दिए हैं। या मोहम्मद रसूल अल्लाह, या मोहम्मद रसूल अल्लाह। दरअसल ट्रंप सेना के दम पर ईरान पर दबाव बनाने वाली रणनीति पर काम कर रहे हैं, तो वहीं होर्मुज पर IRGC ने भी ट्रंप को कड़ी चुनौती दे दी है। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर ने हाथ मिला लिया है। इस विधानसभा चुनाव में ओवैसी की AIMIM और हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगी। दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्री पोल अलायंस की घोषणा की। इस दौरान ओवैसी और हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल को लेकर अपना प्लान भी बताया। ओवैसी ने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारा फाइनल हो चुका है। इस गठबंधन का मकसद उन्होंने मुस्लिम लीडरशिप को आगे लाना बताया है। साथ ही ओवैसी ने ये भी कहा कि ये गठबंधन सिर्फ इसी चुनाव तक सीमित नहीं है। पूरी कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे। वहीं हुमायूं कबीर ने ओवैसी को बड़ा भाई बताते हुए इस चुनाव में मजबूती से उतरने की बात कही है। साथ ही बताया कि वो पूरे प्रदेश में 20 रैलियां करेंगे। पहली रैली 1 अप्रैल को बहरामपुर में ओवैसी के साथ होगी। इस अलायंस का मकसद मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में लाना है। ऐसे में ममता बनर्जी का पुराना सिपाही उनकी राहों में कांटे बिछाने के लिए तैयार है। 48 साल तक कांग्रेस पार्टी का ऑफिस रहा 24 अकबर रोड को खाली करने का नोटिस जारी हुआ है। 28 मार्च तक कांग्रेस को इसे खाली करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही यूथ कांग्रेस के ऑफिस 5 रायसीना रोड को भी खाली करने का नोटिस दे दिया गया।
दरअसल पिछले साल कांग्रेस ने नए हेडक्वार्टर इंदिरा भवन का उद्घाटन हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद 24 अकबर रोड वाले ऑफिस को कांग्रेस ने खाली नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक यहां भी पार्टी की गतिविधियां पहले की तरह ही चल रही हैं, जिसको देखते हुए एस्टेट्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस को 24 अकबर रोड को खाली करने का नोटिस जारी किया है। हालांकि कांग्रेस इस नोटिस को राजनीतिक बदले की भावना से उठाया कदम बता रही है। भाजपा सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उस पर वैधानिक राजनीतिक रूप से विचार करके कार्रवाई करेंगे। आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, कांग्रेस का आप मुंह तो बंद नहीं करा पाएंगे। वहीं नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। साथ ही कांग्रेस इसे विपक्ष पर हमला बताकर संसद से सड़क तक नैरेटिव बना सकती है। यूपी में माफियाओं पर हुए एक्शन पर आज राज्यसभा में चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद बृजपाल ने योगी मॉडल की जमकर तारीफ की। साथ ही बताया कि माफियाओं के कब्जे से मुक्त की गई जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी पर आदिवासियों और दलितों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया। इस दौरान प्रयागराज में अतीक अहमद हो या फिर गाजीपुर में मुख्तार अंसारी। बीजेपी सांसद ने ये भी बता दिया कि यूपी में माफियाओं की जमीन पर योगी फोर्स की स्ट्राइक से गरीबों का भला हुआ है। कीमती जमीन वहां गाजीपुर के एक माफिया ने कब्जा किया था, करोड़ों करोड़ों रुपए की, उसको लिया गया, बुलडोजर चलाया गया और अब वहां गरीबों को मकान दे दिया गया है। दरअसल यूपी में माफियाओं पर योगी फोर्स ने हंटर चलाया और यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई में 66,000 हेक्टेयर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। इन जमीनों की कीमत 14,000 करोड़ रुपए है। ये वो आंकड़े हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यूपी में 10 सालों में माफियाओं की कमर तोड़ दी गई है और योगी सरकार में हर माफिया पर बुलडोजर स्ट्राइक हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार जितना अपराधियों के लिए सख्त है, उतना ही नशा माफिया को लेकर भी है और उसी का नतीजा है कि मुजफ्फरनगर पुलिस नशे के सौदागर रियाज पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। क्योंकि सीएम योगी पहले ही बता चुके हैं कि नशा माफिया युवा पीढ़ी को चपेट में लेने की कोशिश में है। नशा माफिया युवा पीढ़ी को अपनी चपेटे में लेने का कुत्सित प्रयास करता है। इसी के बाद अब नशा तस्कर रियाज की 80 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की तैयारी हो रही है। रियाज शाहजहांपुर का हिस्ट्री शीटर भी है। रियाज के बरेली और शाहजहांपुर की 34 संपत्तियां जब्त होंगी, जिसकी कीमत 80 करोड़ है। इसमें ईंट भट्टा, कृषि भूमि, प्लॉट, मकान, कार और ट्रैक्टर हैं। रियाज पर दिल्ली, बरेली, मुजफ्फरनगर में 11 केस दर्ज है। 1 किलो से ऊपर स्मैक पकड़ी गई थी। एक रियाज और बाबू नाम का अपराधी था, जो कि शाहजहांपुर का HAS है और उसके खिलाफ नारकोटिक्स NDPS के तमाम मुकदमे दर्ज हैं। स्मैक बरामदगी के बाद हुई जांच में रियाज की तस्करी नेटवर्क में सक्रिय भूमिका सामने आई थी। इसके बाद से ही पुलिस उसकी अवैध कमाई और आर्थिक तंत्र को ध्वस्त करने की रणनीति पर काम कर रही थी। देश में गैस सिलेंडर को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। पैनिक की वजह से लोग अपने खाली पड़े सिलेंडर्स को भी भरवा लेना चाहते हैं और यही वजह है कि देश के कई शहरों में लंबी लंबी कतार लगी हुई है। जहां लोग 2 घंटे तक लाइन में लगकर सिलेंडर ले रहे हैं। लोगों में डर है कि कहीं सिलेंडर खत्म ना हो जाए या सिलेंडर के लिए उन्हें लंबा इंतजार ना करना पड़ जाए और अफवाहों ने उनके डर को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ये 3 तस्वीरें देखिए, दिल्ली, अहमदाबाद और कोल्हापुर, जहां लंबी लंबी कतार लगी हुई है। दरअसल पैनिक की वजह से किसी भी तरीके से लोग घर में अपने सिलेंडर रख लेना चाहते हैं। क्या किल्लत है? घर में आपके टाकी नहीं है, सिलेंडर टाकी नहीं है? एक है, मगर दूसरी तो भी चाहिए ना। ऐसा हुआ तो कैसा होगा ना। यानी लोग पहले से ही अपने घर में सेफ्टी के तौर पर दूसरा सिलेंडर भी रख लेना चाहते हैं, ताकि खत्म होने से पहले उनके पास स्टॉक में दूसरा सिलेंडर हो। दरअसल लोग गैस बुक करवा रहे हैं, गैस सिलेंडर बुक भी हो रहा है, लेकिन डिलीवरी में 1 दिन की देरी की वजह से लोग खुद ही गैस एजेंसी के पास जाकर खड़े हो जा रहे हैं। अफवाहों की वजह से जो लोग सिलेंडर खत्म होने के बाद बुक करते हैं, वो पहले ही गैस बुक करवा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब दुनिया के ऊर्जा बाजार पर दिखने लगा है। कई देशों में तेल और गैस की सप्लाई को लेकर चिंता है, लेकिन भारत में हालात अभी पूरी तरह सामान्य है। फिर भी कुछ अफवाहों की वजह से लोगों में घबराहट देखने को मिल रही है। कई राज्यों में गैस और पेट्रोल को लेकर लोग पैनिक होकर गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंप की ओर भागे, जिससे वहां लंबी कतार लग गई। लेकिन इन लाइन के पीछे का सच क्या है, ये जानने के लिए जी न्यूज की टीम शहरों में गई और सच्चाई जानी। लखनऊ में भी लोगों ने गैस एजेंसी पर भीड़ लगा दी, लेकिन पड़ताल की तो कुछ और ही सच निकला। सर ये बताइए, इनकी गैस 2 महीने हो गए, ये कह रहे बुक नहीं, हाँ क्यों नहीं? इनकी गैस की KYC नहीं कंप्लीट थी, इसलिए अभी बुकिंग नहीं हुई है। बुकिंग जब होगी तभी गैस मिल पाएगी। तो देखा आपने गैस एजेंसी में भीड़ के पीछे का सच। लोगों ने KYC नहीं कराई है, जिसकी वजह से गैस मिलने में देरी हो रही है, ना कि गैस की कोई कमी है।
अफवाहों का रियलिटी चेक करने जी न्यूज की टीम मुंबई के कालबा देवी गैस एजेंसी पहुंची, जहां का नजारा देखकर हम दंग रह गए। कोई शख्स नहीं है जो लाइन में लगा हुआ है। मतलब साफ है कि गैस की कोई कमी नहीं है, सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। मुंबई में तो नहीं है पैनिक, जो है वो पैनिक अननेसेसरी है। लोग फुकट में भाग रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं, बाकी सिलेंडर का कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं है। जी न्यूज अफवाहों का सच आपके सामने लेकर आया है, तो पैनिक होकर गैस के लिए लाइन न लगाएं, क्योंकि देश के पास गैस पर्याप्त मात्रा में है। बस आपको नियमों का पालन करना है। देश भर में फैल रही अफवाहों के कारण सिलेंडर और पेट्रोल के लिए लाइन लग रही है। अफवाहों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और पैनिक हो गए हैं और लाइन में ही लोग मारपीट करने लगे हैं। सबसे पहले तस्वीर यूपी के सिद्धार्थ नगर की है। तेल लेने के चक्कर में कुछ युवकों की आपस में बहस हो गई। लोग मामला शांत कराते तब तक मारपीट हो चुकी थी। मारपीट से पेट्रोल पंप पर भी अफरा तफरी का माहौल दिखा। तो वहीं मेरठ गैस एजेंसी में सिलेंडर के लिए सवाल करने पर कर्मचारियों को गुस्सा आया और उन्होंने युवक को पीट दिया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हाथरस में भी पैनिक माहौल देखने को मिला। सिलेंडर को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद जमकर हंगामा और मारपीट हुई। ये सारी तस्वीरें इस बात की गवाह है कि लोगों ने अफवाह गैंग से झांसे में फंस गए और परेशान होकर पहले तो लाइन लगा रहे हैं और फिर हंगामा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया से एक डराने वाली घटना सामने आई है, जहां पर सिलेंडर लेने के लिए कतार में खड़े लोगों पर अचानक से मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। इस हमले के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सिलेंडर के लिए लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, तभी पास में लगे मधुमक्खियों के छत्ते में हलचल हो गई। देखते ही देखते सैकड़ों मधुमक्खियां झुंड बनाकर बाहर निकल आई और वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग अपने चेहरे को गमछे और कपड़ों से ढककर बचाव करने की कोशिश करते नजर आए, जबकि कई लोग सिलेंडर छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर भागे। वहीं कुछ लोग सिलेंडर लेकर ही वहां से दूर हटते दिखाई दिए। हमला इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। मधुमक्खियों की संख्या काफी ज्यादा थी और वो सीधे लोगों पर टूट पड़ी। लोगों ने अपने स्तर पर बचने की कोशिश की, लेकिन कई लोग इसकी चपेट में आ गए। घटना के बाद घायल लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 48 साल बाद खोला गया। दोपहर 12:12 पर शुभ मुहूर्त में ये ऐतिहासिक प्रक्रिया शुरू हुई। इस रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के अलौकिक आभूषण, सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न हैं। आखिरी बार 1978 में इसकी गिनती हुई थी। इसमें 72 दिन लगे थे। इससे पहले रत्न भंडार में रखे खजाने की गिनती 1978 में की गई थी, जिसके मुताबिक रत्न भंडार में 367 प्रकार के सोने और 231 प्रकार के चांदी के आभूषण मौजूद हैं। सोने का कुल वजन 149 किलो 460 ग्राम है, जबकि 184 किलो चांदी सुरक्षित रखी गई है। इन्वेंट्री प्रक्रिया में गहनों की गिनती, वजन और उनकी पहचान की जाएगी, जिसका 1978 के रिकॉर्ड से मिलान किया जाएगा। इस बार की प्रक्रिया पिछली बार से अलग और बहुत प्रोफेशनल है। गणना के लिए सुपरवाइजिंग टीम और हैंडलिंग टीम बनाई गई है। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और 3D मैपिंग की जाएगी। इसमें मंदिर के सेवक, 2 स्वर्णकार, 2 जेमोलॉजिस्ट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक अधिकारी शामिल रहेंगे। सोने के आभूषणों को पीले, चांदी के आभूषणों को सफेद और अन्य गहनों को लाल कपड़े में लपेटकर विशेष बक्सों में रखा जा रहा है। गणना के दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। भक्तों के दर्शन और मंदिर की नित्य सेवा पर कोई असर नहीं पड़ेगा।